हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह की 10 बजे की आपकी क्लास होती है लैंग्वेज क्लास, जिसमें हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों भाषाओं को एक साथ देखते हैं, एक साथ उसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि आप उसके पहले कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यूपी टेट वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आपको 2 लैंग्वेज तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। और बात करते हैं सुपर टेट की, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन एग्ज़ाम है, जिसके बेस पे आपको जॉब मिलनी है। वहाँ पे लैंग्वेज आपका तीनों कंपलसरी है। 40 नंबर का वेटेज होता है, इसलिए इसे इग्नोर हम नहीं कर सकते। इसकी प्रैक्टिस हम एग्ज़ाम तक लगातार जारी रखेंगे। खैर, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखेंगे आज पहले हम संस्कृत के प्रश्न। चैनल पे अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब पहले वीडियो देख लीजिए फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, अजौ में कौन सा समास है? अजौ अव्ययी भाव, एक शेष द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु? तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, काफ़ी आसान है क्योंकि अजौ जो है ये आपका द्वंद्व समास ही है। तो यहाँ पे साफ साफ टाइप्स ऑफ द्वंद्व समास भी लिख दिया है कि एक शेष द्वंद्व समास। तो बिल्कुल सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अव्यय का यूज़ नहीं हुआ है, विशेषण विशेषता की यूज़ नहीं हुआ है, द्विगु समास का यूज़ नहीं हुआ है। एक शेष द्वंद्व होता क्या है? जब कभी भी जैसे दोनों पद, मतलब देखने में हमें लगा कि एक ही पद लिखा है, एक ही के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसमें जो है दोनों पद एक समान, जो दोनों पद जिनकी दोनों की वैल्यूज होती है वो जुड़े होते हैं। जैसे पितरौल लिखा है तो उसमें माता और पिता दोनों जुड़े हैं, लेकिन देखने में लग रहा है कि सिर्फ पिता का नाम लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे एक शेष द्वंद्व समास होता है। कुपुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु? तो यहाँ पे क्योंकि पुत्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो पुत्र जो है वो कैसा है, कुपुत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, कर्मधाराय। जहाँ पे विशेषण विशेष्य वाला जो है भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे कर्मधाराय समास होता है। जो शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, उदित, गण? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका उपसर्ग। शब्द के आगे जुड़ने वाला उपसर्ग और शब्द के पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है। त्रिंशत किस संख्या का वाचक है? मतलब त्रिंशत जो है वो कौन सी संख्या के लिए यूज प्रयुक्त होता है संस्कृत में? 30, 3, 33 या 39? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, 30। और एक प्रश्न आ जाता है आपका संख्या से। आदिः शब्द का विलोम क्या है? सकार आदिः, अंतः, अधः, अधः? तो आदि का, जैसे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं तो आदि का अंत अंत होता है ना, आदि अंत ऐसा बोलते हैं। तो वही चीज़ है, बस संस्कृत से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, अंतः। हित योगे च वार्तिक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? और सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी विभक्ति। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। राजा शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या बनेगा? राजा के रूप तो याद ही होंगे आई थिंक। देखिए बेसिक है, बालक है, राम है, फल है, लता है, नदी है, साधु है, राजा है, माता पिता, ये कुछ जो है निश्चित रूप से अक्सर पूछे जाने वाले हैं, इजी भी होते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो ये सब तो आपको रट के ही रखना है। अगर आपको दिक्कत होती है, शब्द रूप धातु रूप नहीं याद होते हैं, तो आप एक प्लेलिस्ट जो है संस्कृत नाम से, उसको चेक करिए। वहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज बताया हुआ है, जैसे अकारांत कैसे याद करना है, अकारांत स्त्रीलिंग कैसे याद करना है, इकारांत कैसे याद करना है, सब कुछ अलग अलग वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में बताए हैं। आप एक बार देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, याद हो जाएगा आपको। उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्ञः। अदश शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन का रूप क्या बनेगा? अमी, अम, अमुम, अमून? और सही उत्तर होता है, पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अमी। परा शब्द का क्या अर्थ है? अधिक, पीछे, आगे या प्रकर्ष? तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, पीछे। चलिए इसी के साथ देखेंगे अगला प्रश्न। निर उपसर्ग का क्या अर्थ है? निर, रहित, सहित, दूर या नीचे? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। सभी उपसर्ग का एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, मीनिंग होती है,
ठीक है, वही मीनिंग जो होती है, उनका जो अर्थ होता है वही अर्थ परिवर्तन लाते हैं वो किसी भी शब्द में जुड़कर। तो यहाँ पे निरउपसर्ग का जो अर्थ हो जाता है वो होता है रहित। ठीक है, जैसे कि अगर लिख दिया निरपराध तो मतलब अपराध से रहित, जिसने अपराध ना किया हो, ऐसा। चलिए देखेंगे आपका अगला प्रश्न। रुपया पैसा में समास बताइए। अच्छा प्रश्न है, रुपया पैसा में समास बताना है कौन सा, ये आपका हिंदी से है। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। यहाँ पे बहुत ही सीधी सीधे दिख रहा है, दोनों पद जो है प्रधान है। प्राप्तांक में समास है कौन सा, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। प्राप्तांक यानी प्राप्त किए हुए अंक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है, यहाँ पे एक्चुअली तत्पुरुष समास है, बाकी कोई समास नहीं है। अगला देखेंगे, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार या तिर धनकार। तो ये बन जाता है आपका तिरस धनकार, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अगला देखेंगे, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, शंकर, समधन कर, शंधन कर, संधन कर, सनहधन कर। और बिल्कुल सही उत्तर होता है यस। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए गेस किया है वो बिल्कुल सही है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, व्यधन अर्थ, व्यय धन अर्थ, विधन अर्थ, व्यह धन अर्थ। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी मत किया करिए, कर दिया करिए, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए देख लेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे व्यर्थ का विधन अर्थ जो है वो हो जाता है सही उत्तर। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न। छंदमाला किसकी रचना है, देव कवि, भिखारी दास, केशव दास या मतीराम। छंदमाला, देखिए साहित्य से बार बार मैं रिपीट करती हूँ, आपका सिलेबस नहीं है लेकिन उसके पहले यूपी टेट आप देंगे, उसमें आपको साहित्य अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सुपर टेट में भी साहित्य से आपके, क्योंकि इस बार भी प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि कॉमन नंबर दे दिया गया लेकिन वो तो एक ऑप्शन है, नहीं भी देते तो क्या हो जाता, जिसने किया था ना मार्क्स तो उसी को मिलते ना। तो इस वजह से अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी रखनी है। ठीक है, तो सभी लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केशव दास, करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। गिराना किस प्रकार की क्रिया है, गिराना किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, और बेसिक चीज़ें हैं जो आपका, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अति विशिष्ट, सामान्य, असाधारण, असामान्य। और यहाँ पे जो सही उत्तर जाता है वो आपका जाता है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य। विशिष्ट, सामान्य बहुत इजी है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, साकार, निराकार, ये सही उत्तर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, यानी जब वो गाता है उस वक्त सभी लोग शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वही चीज़ है हिंदी में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो क्या हो जाता है। जब वह गाता है, यानी कि जिस टाइम पे वो गाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके गाने का भी जो टाइम बताया जा रहा है कि जब वह गाता है तब ऐसा सब कुछ होता है ना। तो ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, यानी कि एडवर्ब क्लॉज जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। और ये मैंने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ाया है, तो वहाँ भी देख लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर।
4 सेंटेंस दिए हैं, मतलब 4 नहीं है, सेंटेंस एक ही है पर उसके 4 पार्ट किए गए हैं। आपको इसको सही क्रम में लगाना है। It drove the ship ashore. It remained there for several days. The wind was strong. The ship ran on to the sand. सब कुछ कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो आप इस तरह से कुछ गेस नहीं कर पाएंगे, अपने से लगाना है ये पूरा। तो देखिए यहाँ पे जो होना चाहिए, द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, आप ऐसे लगाइए अगर, द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। अब इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग द शिप रैन, ऐसा तो थोड़ा सा सेंस नहीं बनेगा डायरेक्ट। उसके बाद कुछ मतलब हवा बहुत तेज़ थी। उसके बाद क्या हुआ, इट ड्रॉप द शिप अशोर, ठीक है, यानी कि वो शिप को जो है किनारे पर हवा हवा बहुत तेज़ थी लेकर आई। उसके बाद फिर हम लगा सकते हैं यहाँ पे, द शिप रैन ऑन टू द सैंड, इट रिमेंड फॉर देयर फॉर सेवरल डेज। ओके, द शिप रैन ऑन टू द सैंड, मतलब कि जो शिप थी वो आ गई कहाँ पे, बालू में आ गई, जहाँ बीच पे रहता है जो समुद्र के किनारे, उस पे आ गई। एंड इट रिमेंड देयर फॉर सेवरल डेज, और वहाँ पर ये कुछ दिन तक पड़ी रही ऐसे ही। तो यहाँ पे जो सही सेंस निकल के आता है वो आपका आएगा आर, आर के बाद पी लगाएंगे, पी के बाद एस लगाते हैं और फिर लास्ट में क्यू, तो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आर पी एस क्यू। और ये पूरी तरह से इस पे डिपेंड करता है, ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इंग्लिश की स्टोरीज़ बुक्स वगैरह जो है, या बच्चों की जो बुक्स होती हैं 4th 5th 6th 7th तक की, पढ़िए उसको। जब आप पढ़ेंगे उसमें स्टोरीज़ होती हैं, वो पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस का एक सेंस, एक पैटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ब यहाँ पे फिल करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक अ फाइन कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, हैव, हैज़ बीन और हैज़ बीन। तो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त के पास, एक दोस्त की बात हो रही है, तो एक दोस्त के लिए सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाएंगे, हैव तो नहीं लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से ही होगा। हैज़ मतलब पास में होना भी होता है, तो मेरे एक दोस्त के पास, ठीक है, पेंटिंग का अच्छा खासा कलेक्शन है, ये इसका सेंस आ जाएगा। अगला देख लेते हैं इसी के साथ। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जीलस का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि ऐसे सिनोनिम लिख के आए कि आप इसका सिनोनिम बताइए, जनरली क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसी तरह से आते हैं, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ, या फिर नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ, ये भी करके आता है, तो चीज़ वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जीलस, जीलस मतलब होता है एक्चुअली ईर्ष्या, जलन जिसे कहते हैं, ईर्ष्या। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है। यहाँ पे जीलस यानी ईर्ष्यापूर्ण होता है, जलन से युक्त, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनवाइट इसका अर्थ भी होता है ईर्ष्या, एक्चुअली ईर्ष्या करने वाला होता है, तो ये कहीं ना कहीं उस मीनिंग को ही एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, नरेशन वाला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। निशा टोल्ड मोनिका, निशा ने मोनिका से कहा, बताया, कहा, या जो भी कहा, वॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वॉट भले लगा है, लेकिन ये क्या है, विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक जो है आपका वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन हो रहा है ना, कि विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पे टोल्ड वगैरह तो लगाना नहीं है, ये पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब बाकी के जो ऑप्शन बचे हैं उनमें से देख लीजिए। तो निशा जो है उसको आश्चर्य हुआ, निशा एक्सक्लेम्ड, क्या आश्चर्य हुआ, निशा को आश्चर्य हुआ कि, दैट, तो हमने दैट लगाया, तीनों में लगाया। क्या उसको आश्चर्य हुआ कि मोनिका ने जो है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग, उसने मोनिका से कहा ना कि तुमने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तो निशा को ये आश्चर्य हुआ कि मोनिका जो है ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, ऐसा ही, क्योंकि टोल्ड लगा है, पास्ट टेंस में ही चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो क्लियर है कि हमें मोनिका का नाम यूज़ करना पड़ेगा, तो मोनिका का नाम यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया आपका। और मोनिका वॉज वेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस में हम चेंज करते हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे मतलब उसके टेंस को चेंज करेंगे, तो वॉज हो जाएगा, यहाँ पे इज़ लिखा है, तो इज़ वाला कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, निशा एक्सक्लेम्ड दैट मोनिका वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, दैट मच क्लियर। थ्योरी चाहिए है तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, सबसे पहली प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी।
Choose the alternative which best expresses the meaning of the adamant phrase above board. My father's dealings are open and above board. Above board का मतलब क्या है? To everyone's liking, mandatory, without any secret or very clear. अबव बोर्ड का यहाँ पे मतलब हो जाता है विदाउट एनी सीक्रेट, कोई राज ना रहना, मतलब कि जो भी है ओपन है, खुला है, सब देख रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें छुपाने वाली चीज़ नहीं, कुछ भी सीक्रेट उन्होंने नहीं रखा, ये सेंस निकल कर आता है. Improve the sentence with the help of given option. In case no improvement, your answer will be D. Right? Her parents always impressed her in her studies. Impressed की जगह क्या आना चाहिए? Trained, taught, encouraged, no improvement. उसके अभिभावक जो हैं वो उसको उसकी पढ़ाई के लिए हमेशा ही, पढ़ाई में हमेशा ही इम्प्रेस करते हैं. इम्प्रेस करते हैं या क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है इनकरेज करते हैं ना, इनकरेज किया जाता है पढ़ाई के लिए, किसी भी काम के लिए हम किसी को जब प्रोत्साहित करते हैं तो उसे इनकरेज करना कहते हैं, इम्प्रेस करना नहीं कहते हैं. चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड. ग्रुप. एंटोनिम बताना है अपोजिट वर्ड ग्रुप का. ग्रुप का अर्थ होता है क्या? समूह. तो इसका अकेले क्या होगा? व्यक्तिगत, अपना अकेले का. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी आता है, इंडिविजुअल. ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा. यहाँ पे टेंस आइडेंटिफाई करके आपको फिल करना है, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ के. लताज प्रोग्राम्स ब्लैंक टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द स्टेट सिंस लास्ट वीक. ध्यान दीजिएगा, सिंस लगा है, मैंने टेंस पढ़ाया है, फिर टाइम लगा हुआ है, टेकिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है, और लता के प्रोग्राम्स की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है. तो यहाँ पे हैव बीन का यूज़ आएगा क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. चलिए देखेंगे नेक्स्ट. आर्टिकल फिल करना है यहाँ पे. आर्टिकल नहीं, यहाँ पे प्रिपोजिशन, ये गलत लिखा हुआ है, आर्टिकल नहीं होगा, प्रिपोजिशन लिखा होगा. द पैसेंजर्स वर वेरी प्लीज्ड ब्लैंक द फ्रेंडली and warm treatment given to them. By, to, with or about. तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा pleased with friendly and warm treatment. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है. अगर आपने तुक्का भी लगाया था सी तो भी सही है बिल्कुल, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए देख लेंगे नेक्स्ट. ओके, टायर्ड, इसका आपको अपोजिट बताना है. थोड़ी सी हेल्प करते वक्त हुए मैं अर्थ बता देती हूँ. टायरेट का अर्थ होता है तीव्र या कटु आलोचना करना किसी की. तो इसका अपोजिट क्या होगा? किसी की सराहना करना, किसी की तारीफ करना. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है, एप्रिशिएशन. ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये हमारा छोटा सा सेशन था. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा. ये क्लास हमारी डेली चलती है सुबह 10 बजे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.